हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है। कार्तीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमने देखा था। आज सिलेबस को आगे बढ़ाने के साथ हम ये देखेंगे कि गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी। व्हाट इज द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जैसा कि गाउस ने यह कहा था कि किसी बंद पृष्ठ पर किया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ क्लोज्ड सरफेस है, उस सरफेस पर किसी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the volume integral of its divergence। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये यहां पे हमारे पास क्लोज्ड, एस का मतलब सरफेस से है, सरफेस इंटीग्रल हुआ है क्लोज्ड, जैसा कि मैंने कहा था क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है। ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये हमारा किसी सदिश क्षेत्र का सरफेस इंटीग्रल है और ये बराबर होता है उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन, और ये यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल हमने कर दिया। तो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है ए वेक्टर डॉट क्लोज्ड सरफेस, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्लोज्ड वॉल्यूम डेल्टा वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट डी फी। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति यानी इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ क्या है ये हम देखेंगे। अब यहां मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि माना कोई सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र वेक्टर फील्ड है, यहां लिख देता हूं लेट अस सपोज, शॉर्ट में लिखता हूं, यहां हम सपोज कर लेते हैं कि कोई वेक्टर फील्ड है, सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर, और इसमें एक सरफेस है, वॉल्यूम सरफेस है, और यहां वॉल्यूम सरफेस, वॉल्यूम सरफेस यानी आयतन पृष्ठ, आयतन पृष्ठ यहां पे मैंने V ले लिया, और ये जो आयतन पृष्ठ है ये किसी सरफेस S के थ्रू क्या है, क्लोज्ड है। आयतन सरफेस S, सरफेस पृष्ठ S है उससे परिबद्ध है। अब अगर इस पूरे पृष्ठ को मैं छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में विभाजित करूं तो यहां ये मैं मान लेता हूं कि ये जो आयतन पृष्ठ है ये आयतन पृष्ठ छोटे छोटे आयतन अल्पांशों से मिलकर बना होता है, जो हमारे पास V1, V2, V3 ऑन सोन है। इनके संगत, इनके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहां जो पृष्ठ होगा, सरफेस होंगे, वो सरफेस S1, S2, S3 ऑन सोन ये होंगे। अब इस जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम V के सरफेस से, सरफेस S से जो पास होने वाले फ्लक्स हैं वो कितने होंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं
कि हमारे पास अल्पांश है और टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, तो इंडिविजुअली फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, हर अल्पांश से जो फ्लक्स निकलेगा उसका टोटल हमारा फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां मैं लिखता हूं द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू वॉल्यूम V, पासिंग थ्रू वॉल्यूम V, पृष्ठ या कहें आयतन V, आयतन V के पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स। तो ऐसी सिचुएशन में यहां फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई की वैल्यू हम जानते हैं, फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रल सरफेस ए वेक्टर डॉट डी एस, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। और चूंकि हम यहां ये जानते हैं कि संपूर्ण से निर्गत जो फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे यहां पे क्लोज इंटीग्रल ए वन वेक्टर डी ए वन वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ही है ए वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर। ऐसे ही क्लोज इंटीग्रल सरफेस ए वेक्टर ए थ्री वेक्टर डॉट डी थ्री वेक्टर ऑन सॉन। अब इसको अगर मैं एक फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं क्लोज इंटीग्रल सरफेस ए आई डी ए आई की फॉर्म में लिख सकता हूं। और यहां जो आई की लिमिट है आई इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट कर सकता हूं, क्योंकि यहां हम जितने हमारे अल्पांश होंगे आई की वैल्यू वहां तक हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल समेशन लिख देता हूं मैं आई, और ये हो जाएगा मेरे पास सरफेस ए आई वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर। यहां इसको मैं थोड़ा सा, यहां आई की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट जितने हमारे अल्पांश होंगे वहां तक हम इसकी वैल्यू को ले लेंगे। चूंकि हम ये भी जानते हैं कि जो ए वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर है उसकी वैल्यू आयतन जो समाकलन है उसके बराबर होती है, डाइवर्जेंस एस ए आई वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वेक्टर डॉट ए वेक्टर डीवीआई, ए आई डीवीआई, इसके इक्वल इसकी वैल्यू होती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब चूंकि यहां मेरे पास जो क्लोज इंटीग्रल ए आई की वैल्यू है, ए आई डॉट डी ए आई की वैल्यू है, वो मेरे पास डेल वेक्टर डॉट ए आई वेक्टर डॉट डी वी आई के इक्वल आती है। मैं यहां से इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 जो 2 है इससे वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे तो हम गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहां मैं लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू समेशन आई, और यहां पे हम रख देंगे
ए आई वेक्टर डॉट डीवी आई। अगर यहां मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं, इफ डीवी आई टेंस टू 0, डीवी आई टेंस टू 0, तो हम यहां देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्लोज इंटीग्रल वॉल्यूम ए वेक्टर डॉट डीवी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी और यही क्या है, गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है। इसी को गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है। गाउस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में तथा किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है। गाउस ने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसी भी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है। अब हम आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे कि व्युत्क्रम वर्ग नियम से, इनवर्स स्क्वायर लॉ से कैसे हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। कैसे गाउस के नियम को हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। गाउस का नियम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब हम यहां देखते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति भी कहा जाता है। कूलाम का नियम हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर यहां कोई एक चार्ज है Q1 और यहां कोई दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करूं, दोनों के बीच की दूरी r है, तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग यहां फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेज के गुणनफल के। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों जो आवेश हैं, इन दोनों आवेश के बीच में बल कार्य करेगा जो Q1 और Q2 के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा स्टेटमेंट था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस है उसके वर्ग के, स्क्वायर के। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर मुझे मिलता है। और यहां अगर मैं इनवर्सली जो ये साइन है इसको हटाता हूं तो यहां K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास गाउस का नियम, कूलाम का नियम है। ये कूलाम का नियम है। इस कूलाम के नियम का उपयोग हम इस डेरिवेशन में हम करेंगे, यानी कूलाम के नियम के द्वारा गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, ये हम देखते हैं। तो यहां मैं कोई सरफेस ले लेता हूं, कोई क्लोज्ड सरफेस है, परिबद्ध कोई क्षेत्र मैंने यहां पे लिया है, उसमें मैंने कोई चार्ज Q अज्यूम किया है। इस चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और वहां पे मैंने एक अल्पांश लिया है, माइनर फील्ड अज्यूम किया है जो है मेरा dA वेक्टर। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो यहां
ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है, माइनर फील्ड मैंने यहां पे लिया है डी ए वेक्टर, इससे कितने फ्लक्स निर्गत, कितने फ्लक्स होंगे, उनकी वैल्यू मेरे पास डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर मिलती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूं। अब कूलाम के नियम से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और व्युत्क्रम वर्ग नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके बाद कूलाम के नियम से अगर बिंदु P पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट P अकॉर्डिंगली टू कूलाम, तो यहां E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R केप मुझे यहां पे मिलता है। अब मैं आगे बात करूं, अगर इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करता हूं, तो डी ए वेक्टर ई वेक्टर की जगह मैं ये वैल्यू यहां पे मैंने रिप्लेस की है। यहां पे डॉट डी ए वेक्टर, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां आर वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर cos थीटा, यानी डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी ओम, डी ओमेगा भी बोलते हैं, डी ओम भी बोलते हैं, डी ओमेगा डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा यहां सॉलिड एंगल है, ठोस कोण है। ठोस कोण क्या है, ये हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहां इसको मैंने रिप्लेस किया है, डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डी ओमेगा से रिप्लेस किया है। अब यहां मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूं, होल सरफेस की बात करता हूं, तो उससे कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, इसका मैं सरफेस इंटीग्रल यहां पे करता हूं। तो यहां पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और डी ओमेगा का यहां पे सॉलिड एंगल है, उसका यहां पे इंटीग्रल होगा। अब यहां इसका मैं इंटीग्रल देखता हूं, इसका मैं जब इंटीग्रल करता हूं तो फाई इक्वल टू मुझे यहां Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट 4 पाई मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लोज इंटीग्रल सरफेस डी ओम या डी ओमेगा, इसका इंटीग्रल 4 पाई होता है। ये वैल्यू मैं जब यहां रिप्लेस करूंगा इस जगह, तो 4 पाई मुझे मिलेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, और फाई इक्वल टू मुझे Q अपॉन एप्सिलॉन मिलता है, जहां एप्सिलॉन विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करता है। और यह जो समीकरण है इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट द गाउस लॉ, यही गाउस के नियम को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा व्युत्क्रम वर्ग नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो यहां क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी 2 टाइप से होगी, व्युत्क्रम वर्ग नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, या गाउस के नियम से आप क्या समझते हैं, गाउस का नियम क्या है, या गाउस के डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। व्युत्क्रम वर्ग नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, या कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। व्हाट इज द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम? डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक्सप्लेन। ये 3 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछा
जाता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल फॉर्म में जो गाउस का लॉ है वो क्या है, अवकल रूप में गाउस का नियम क्या है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपको अराइज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसमें डिस्कस करेंगे। कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।